नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कदम का एक पौधा रोपा। ये पौधा यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय की ओर से एक विशेष उपहार के रूप में भेंट किया गया था। ये प्रतीक है भारत और ब्रिटेन के बीच गहरी मित्रता और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति दोनों देशों ने साझा किया प्रतिबद्धता का। ये पहल न सिर्फ प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक सहयोग और हरित भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी देता है। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साउथ ब्लॉक में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में युद्ध के दिग्गजों से मुलाकात की और संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई युद्ध केवल लड़ाई के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसमें मिली जीत राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का परिणाम होती है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने उस कठिन दौर में देश का मनोबल ऊंचा रखा और वो ऐतिहासिक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जो आज भी देशवासियों के दिलों में गूंजता है। It is about the size of the heart. Bravery is not about the size of the weapon, but it is about the size of the heart. वह पल हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। मेरे सम्मानित वेटरन्स, उनकी वीरता हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस, संयम और देशभक्ति का संगम असंभव को भी संभव बना देता है। जब हम आप सभी सैनिकों के अदम्य शौर्य और बलिदान की यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक पॉलिटिकल विल और नेतृत्व को भी मैं भूलना नहीं चाहता। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वह पूरे राष्ट्र एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। और इस एक नारे में हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं का गौरव भी इसमें शामिल था। दिल्ली में बेहद रंग बिरंगा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला, जहां विकसित भारत की थीम पर 10 किलोमीटर लंबे कैनवस को युवाओं ने कल्पनाओं से जीवंत कर दिया। दिल्ली के कोने कोने से आए हजारों युवाओं और देश भर के नामी कलाकारों ने अपनी कलाकृति के जरिए भारत के भविष्य का चित्र खींचा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये न सिर्फ एक सुंदर आयोजन है, बल्कि सेवा पखवाड़ा को जन जन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। 10 किलोमीटर लंबा कैनवस, विकसित भारत का थीम और हजारों युवाओं ने उसमें भारत के प्रति अपनी कल्पना के रंग भरे। सच में ये विकसित भारत जिम्मेवारी है युवाओं की, कैसा देश हो, कैसा बनाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने कोने से और देश से के बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ आए, उन्होंने अपनी कला के रंग यहाँ बिखेरे और नए भारत के स्वप्न का एक सच्ची तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। सेवा पखवाड़े को जन जन तक जोड़ने का ये माध्यम अपने आप में बहुत ही सुंदर है।
और बधाई देने लायक है। तो ऐसे में बहती गंगा में हमने भी हाथ धोए भाई बहुत आनंद आया। तो वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से अनिल विज, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर के साथ हरियाणा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में सेवा पखवाड़ा के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और ऊर्जा विभाग की योजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं हरियाणा में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर बैन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा फूड सेफ्टी विभाग ने निर्देश जारी कर इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई है। तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य खतरों और बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं जिला अधिकारियों को प्रतिबंध लागू करने के निर्देश भी दिए गए। विशेषकर नूंह जिले में इसका उपयोग सबसे अधिक पाया जाता है। राहुल गांधी जो लगातार चुनाव आयोग पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर रहे हैं, उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसके बाद पूरे देश में इसे लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल नेपाल में हुए जेनजी के प्रदर्शन की तर्ज पर राहुल गांधी ने भारत में भी जेनजी से लोकतंत्र बचाने की अपील कर दी और ऐलान कर दिया है कि वो भी उनके साथ खड़े हों। और अब ऐसे में बड़े सवाल ये है, क्या लोकतंत्र की रक्षा की आड़ में युवा पीढ़ी को सड़कों पर उतारने की तैयारी हो रही है? क्या नेपाल प्लान की आड़ में भारत में बवंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। 18 सितंबर 2025 देश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे गंभीर आरोप जड़ दिए। उनका दावा है कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम योजनाबद्ध तरीके से डिलीट किए गए। राहुल गांधी के अनुसार ये महज एक राज्य की बात नहीं, ये एक रची हुई साजिश है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की इस पूरी प्रक्रिया में प्लानिंग, टारगेटिंग और सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने की मंशा है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बवाल राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट से मच गया है, जहां उन्होंने देश के युवाओं, छात्रों और जेनजी से सीधा आह्वान कर दिया है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जय हिंद। साथ में राहुल गांधी की ओर से एक फोटो भी शेयर किया गया। इस बीच सबसे चौंकाने वाला था उस पोस्ट से जुड़ा संदर्भ, नेपाल की जेनजी क्रांति, जिसमें सरकार पलट गई थी। अब सवाल यही है, क्या राहुल गांधी भारतीय युवाओं को भी ऐसा ही कुछ करने को उकसा रहे हैं? बीजेपी ने इस मुद्दे को सीधे सीधे जनता को भड़काने की कोशिश बताया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, जेनजी का मतलब है अगली पीढ़ी युवा, और वे अपने देश के बारे में कैसे फैसला लेना चाहते हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। जनरेशन जेड भारत में पहले ही ऐसा कर चुका है। अन्ना और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन जेनजी का ही नतीजा था। निर्भया कांड के दौरान 2013 में 1 लाख लोग सड़कों पर थे, लेकिन भाजपा ने हिंसा न भड़काने का फैसला किया। राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगहों पर जेनजी भाई भतीजावाद और परिवारवाद के खिलाफ था। नेपाल में और बांग्लादेश में जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। सारे घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। पिछले 11 सालों में हम पर किसी घोटाले का कोई आरोप नहीं है। जेनजी संविधान में संशोधन की मांग कर रही है। राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता सुब्रत पाठक तो और भी तीखे हो गए। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के केसों का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ, यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया।
जिस प्रकार से वहां के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे। और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो कुल मिलाकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को, इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। ये बयान बेहद भड़काऊ माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का डर भी साफ है। युवाओं की ऊर्जा का राजनीतिकरण और सड़कों पर उतरती नई पीढ़ी, जिसका गुस्सा असंतुलित हो सकता है और दिशाहीन भी, जैसा नेपाल में हुआ। आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी ने गहराई में जाकर एक और गंभीर दावा किया। उनके मुताबिक जब उनके कर्नाटक उम्मीदवार ने वोट डिलीट होने की धोखाधड़ी पकड़ी, तो स्थानीय ईसी अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन बाद में सीआईडी द्वारा की जा रही जांच मुख्य चुनाव आयोग द्वारा रोक दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे, लेकिन उन्हें ना तो आईपी एड्रेस दिए गए, न डिवाइस पोर्ट की जानकारी और न ही ओटीपी लॉग्स। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन। तो वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और झूठ बोलने का आरोप लगाया। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी, न वो मेरे संस्कार है, न मेरी पार्टी के संस्कार है। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने, जरा शांत रहिए, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने भी कहा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। आपने देखा होगा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बार बार तस्वीर दिखा रहे थे। चुनाव आयोग अपने को डिफेंड करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार आज से कुछ महीना पहले बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको 23 के चुनाव से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसको जांच के लिए दिया, आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं, तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए कांग्रेस पार्टी। अब ऐसे में असली सवाल ये है कि क्या जेनजी यानी देश की सबसे युवा और डिजिटल पीढ़ी को एक राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है? जिस जेनजी को रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप्स और विकास चाहिए, क्या उसे क्रांति, आंदोलन और विद्रोह की दिशा में मोड़ा जा रहा है?
सरकार समर्थकों का मानना है कि ये एक सुनियोजित प्रोपेगेंडा है। नेपाल की स्थिति और भारत की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थाएं अभी भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई हैं, जबकि भारत में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और बाकी संस्थान दशकों से मजबूत हैं। तो क्या राहुल गांधी का नेपाल प्लान सिर्फ एक सियासी शिगुफा है? क्या एक खतरनाक राजनीतिक दाव? राजनीति में युवाओं का आना जरूरी है, लेकिन क्या उन्हें सच में लोकतंत्र बचाने बुलाया जा रहा है या राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही जरूरी है कि जेनजी खुद सोचे, समझे और फिर डिसीजन ले। आगे देखना होगा क्या ये सियासत सड़कों तक जाएगी या सिर्फ सोशल मीडिया पर सिमट कर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18 सितंबर 2025 जब राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी को लेकर अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार की, यहां तक कि सीधे सीधे CEC पर हमला बोल दिया और आरोपों की झड़ी लगा दी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई हो रही है वोट चोरी या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। जहां अब राहुल गांधी के गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि ऑनलाइन वोट डिलीशन मुमकिन नहीं है। देखिए इसे लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हमलावर हैं। इस बार निशाने पर चुनाव आयोग और खासतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रहे। राहुल गांधी का आरोप सीधा है कि देश भर में कांग्रेस समर्थकों के वोट योजनाबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं और इसके पीछे एक संगठित साजिश काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आनंद और महाराष्ट्र के राजूरा विधानसभा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची से नाम हटाए गए। राहुल गांधी का दावा है कि पिछले 18 महीनों में कर्नाटक CID ने चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखकर तकनीकी डिटेल्स जैसे कि IP एड्रेस, डिवाइस पोर्ट, OTP ट्रेल्स मांगे, लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। कर्नाटका CID ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये IP एड्रेस क्या है, OTP कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक CID ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन IP दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, OTP ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी CID कर्नाटक, नो आंसर।
from Chief Election Commission. यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये वोट चोरी न पकड़ी जाती तो आलन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की हार तय थी। अब इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग ने औपचारिक प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी के हर दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची से किसी का नाम ऑनलाइन हटाया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। आयोग ने साफ किया कि किसी भी वोटर को बिना नोटिस और सुनवाई के मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। ईसीआई के मुताबिक कर्नाटक के आलन विधानसभा क्षेत्र में 2023 में मतदाता नाम हटाने की कुछ कोशिशें जरूर हुई थी, लेकिन वह असफल रहीं और खुद चुनाव आयोग ने उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया। और ईसीआई ने यह भी कहा कि आलन में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए और परिणामों में भी कोई असमानता नहीं दिखी। 2018 में भाजपा जीती और 2023 में कांग्रेस। राहुल गांधी के इस आरोप पर कि मुख्य चुनाव आयुक्त जांच को रोक रहे हैं। आयोग ने कहा कि जरूरी जानकारी पहले ही कर्नाटक सीआईडी को दे दी गई है और ये कहना कि आयोग जांच में बाधा डाल रहा है तथ्यों के विपरीत है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद भी राहुल गांधी अपने रुख पर कायम है। राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं। इस वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है, ये बात उनकी ओर से सीना ठोक कर कही जा रही है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। तो एक तरफ राहुल गांधी है जो इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो कहता है कि आरोप पूरी तरह आधारहीन है। अब निगाहें टिकी हैं उस तथाकथित हाइड्रोजन बम पर जिसे राहुल गांधी जल्द जारी करने वाले हैं। क्या ये देश की चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करेगा या एक और राजनीतिक शोरगुल बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। तो वहीं कुल्लू में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जेंजी वाले एक्स वाले पोस्ट पर बीजेपी नेता कंगना रनौत ने तीखा प्रहार किया और कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा ही देश का शर्मसार कर देने वाला बयान दिया है। जेंजी को इस तरह से बुलाना, उनको पता होना चाहिए कि नेपाल में जेंजी ने एक परिवारवादी सरकार को ध्वस्त किया है। उनको पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। कर देने वाले बयान दिए हैं, देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेंजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करनी कि ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेंजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। इस तरह वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन और रिपोर्ट्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।